हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रीदिंग किस तरह से होता है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला इंस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में आप जानते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर होगा, इसको कहाँ पे लिया जाता है, लंग्स के अंदर लिया जाता है। ये प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चे मिस कर जाते हैं, वो ये है एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और भी कई सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो हम अगर पूरे एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेके जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेके जाएंगे, सारे गैसेस अंदर जाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाते हैं, एल्वियोली के पास आ जाते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और ये प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सपीरेशन बोलते हैं। और ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों ही ब्रीदिंग का पार्ट है। हम ये दोनों प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसको समझने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कि आप जानते हो, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये चीज़ एक बेसिक केमिस्ट्री का चीज़ है। अगर प्रेशर हाई होता है तो वॉल्यूम कम होता है। इसका मतलब अगर प्रेशर किसी भी जगह का ज़्यादा हुआ तो वहाँ का वॉल्यूम कैसा होगा, वहाँ का वॉल्यूम आपको कम नज़र आएगा। और अगर प्रेशर यहाँ का डिक्रीज़ है तो फिर वॉल्यूम कैसा नज़र आएगा, इंक्रीज़ नज़र आएगा। और हम जानते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस कब होता है, डिफ्यूज़न इज़ ऑलवेज फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन या फिर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, ये लो प्रेशर में जाता है। मतलब अगर कोई गैस है जिसका कि एक जगह पे हाई प्रेशर है और एक जगह पे लो प्रेशर है, मान लो ये एक चैम्बर है जहाँ पे कि हमने ऑक्सीजन को लिया है और ये दूसरा चैम्बर है जहाँ पे अब अगेन हमने ऑक्सीजन को लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। प्रेशर कैसे हम मेज़र करते हैं, गैसियस प्रेशर होता है। कोई भी गैस है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ प्रेशर वो एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वो उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर जो है वो ज़्यादा है। और इस पर्टिकुलर में क्या है, ऑक्सीजन का नंबर कम है, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रेशर भी क्या है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ए चैम्बर से बी चैम्बर में मूव करेगा या बी चैम्बर से ए में मूव करेगा। डेफिनेटली अगर डिफ्यूज़न होना है तो ए चैम्बर से बी चैम्बर में यहाँ पे ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, क्योंकि ए चैम्बर में क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पूरे कॉन्सेप्ट इसी से बेस्ड है कि जो भी प्रेशर अगर हाई है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम डेफिनेटली होगा। सो अब शुरू करते हैं कि ब्रीदिंग किस तरह से होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो पल्मोनरी कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी होते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मतलब अगर हम किसी तरह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करने लगें, ओके, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करने लगे या फिर थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करने लगें, इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तो फिर ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम में भी ये चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों पल्मोनरी कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर थोरेसिक कैविटी में कुछ चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम में, तो वो डेफिनेटली आपको पल्मोनरी कैविटी में भी देखने को मिलेगा। अभी हमने क्या देखा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम है तो वहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो भी गैसेस होते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर इंस्पिरेशन हो रहा है, इसका मतलब एयर बाहर से अंदर हम लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, बाहर डेफिनेटली उस एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर क्या होगा, प्रेशर कम होगा एयर का। तभी जाके तो बाहर जो भी एयर प्रेजेंट है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, और लो प्रेशर कहाँ जनरेट हुआ होगा, लंग्स के अंदर जनरेट हुआ होगा।
अगर लंग्स के अंदर लो प्रेशर का जनरेशन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं लो प्रेशर इज इक्वल्स टू हाई वॉल्यूम, मतलब ये जो पल्मोनरी कैविटी है ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा। सो एक सिंपल सा बात है कि हम जो भी इंस्पिरेशन करते हैं या एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वो कैसे कर पाते हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करके हम इनको कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होगा, और पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का प्रेशर चेंज होगा, और वहाँ का प्रेशर चेंज होगा तो डेफिनेटली एयर का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो सवाल ये आता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हम चेंज कर रहे होते हैं थोरेसिक कैविटी में, ये किस तरह से चेंज होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट है उनका मूवमेंट होना, मसल मूव होंगे तब जाके वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऐसे कौन कौन से मसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं देख लेते हैं। सबसे पहला कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि आपके रिब्स में देखने को मिलेंगे, वो इन्वॉल्व होते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बारे में। उसके बाद होता है कुछ एब्डोमिनल मसल होता है जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज़ नहीं होते, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, जब हमें प्रेशर जनरेट करना होता है तब एब्डोमिनल मसल यूज़ होते हैं, और जनरली डायफ्रागम यूज़ होते हैं। सो अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में बात करें, जैसे कि आप बैठ रहे होते हैं, रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और तब ब्रीदिंग हो रहा होता है, तो दो मसल यहाँ पे काम आएंगे। सबसे पहला इंटरकोस्टल मसल और दूसरा क्या होगा, डायफ्रागम होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अगेन फिर से हम देख लेते हैं इनको। सो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फियर। जैसे कि अभी हमने बात किया कि थोरेसिक कैविटी का और जो एटमोस्फियर है इन दोनों का, मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पल्मोनरी कैविटी एंड एटमॉस्फेयर का, इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा एयर का भी मूवमेंट होगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो हम देख रहे थे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपने क्या देखा था, जितना ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, मान लो यहाँ पे 50 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 45 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। ये तो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इन दोनों चैम्बर में, चैम्बर ए एंड चैम्बर बी में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं हो जाते। लेकिन अगर दूसरा केस के बारे में हम बात करें, यहाँ पे 50 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 40 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है चैम्बर बी में, तो इस केस में क्या होगा, जो डिफ्यूज़न है वो कम होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, उतना ही रैपिडली क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन या फिर एयर का मूवमेंट आपको लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे गए हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, सिंपली इनहेल करना, एयर को अंदर लेना। सो इस केस में क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आप देख सकते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है। अगर यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर कम है, इंस्पिरेशन के केस में बात करते हैं, पल्मोनरी प्रेशर क्या है, यहाँ पे डिक्रीज़ है, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर कम है, और क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो पल्मोनरी या फिर लंग्स के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, सिंपल इंस्पिरेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, एक्सपिरेशन के इसमें क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो गया तो फिर एयर कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, मतलब पल्मोनरी लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करने लगेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सपिरेशन बोल देते हैं। सो अब हम डिटेल में बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, प्रेशर का डिफरेंस बन रहा है। ग्रेडियंट का मतलब सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस आपको कहाँ नज़र आ रहा है, एटमॉस्फेयर में एंड पल्मोनरी प्रेशर, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स में आपको यहाँ पे दोनों में प्रेशर का डिफरेंस नज़र आ रहा है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये कौन क्रिएट कराते हैं, डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल क्रिएट कराते हैं। अब हम बात करेंगे डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल किस तरह से मूवमेंट करते हैं, या ये किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को बनाने के लिए।
सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट में आपको बताने का कोशिश करूँगी, उसके बाद हम डायग्राम में मूव करेंगे। ओके, सो आप जानते हैं कि अगर ह्यूमन थोरासिक कैविटी के बारे में बात करें तो थोरासिक कैविटी में वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है इस तरह का। ओके, स्टर्नम किससे घिरा हुआ होगा, इस तरह से ये रिब्स से घिरे हुए होंगे। लेटरल साइड में हमने बात किया था, ये रिब्स से घिरे हुए होते हैं। और पीछे वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम से जो रिब्स होंगे वो अटैच होंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे इस तरह का बना देती हूँ। ओके, होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा डायग्राम। सो यहाँ पे पीछे की साइड क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे हमने ग्रीन में बनाया है। और नीचे के वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह का डायफ्रागम प्रेजेंट होता है, जो कि इसका जनरल शेप कैसा रहेगा, डोम शेप रहता है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो डायफ्रागम है, ये डायफ्रागम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक चीज़ ध्यान रखना है, डायफ्रागम जब रिलैक्स पोजीशन में रहता है तो आपको ये कैसा नज़र आएगा, डोम शेप नज़र आएगा। अगर ये डायफ्रागम डोम शेप्ड है, इसका मतलब ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कैसा शेप गेन कर लेगा, इस तरह का ये फ्लैट शेप गेन कर लेगा। ऑलमोस्ट ये फ्लैटेंड शेप हो जाता है। इस केस में क्या हो रहा है, ये डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो आप सोच सकते हैं, अगर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब पहले ऐसा था, फर्स्ट केस में इस तरह का था, सेकंड केस में ये कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। तो अगर फ्लैट हो रहा है तो डेफिनेटली इतना जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो गया। ओके, सो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, आप सोच सकते हैं ना। अभी सबसे पहले क्या हुआ, ये जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम को मैं डी में लिख रही हूँ। डायफ्रागम सबसे पहले क्या हुआ है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिला आपको। वॉल्यूम कहाँ आपको इंक्रीज देखने को मिला, थोरासिक चेम्बर में देखने को मिला, क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या है, थोरासिक चेम्बर है। थोरासिक चेम्बर में आपको देखने को मिला। और ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा, ये कहलाता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ओके, मतलब ये ऊपर नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ पे होगा, थोरासिक चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और इसके बाद आपको क्या नज़र आएगा, ये कहाँ पे इंक्रीज होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आपको ये वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं ये आपको कहाँ नज़र आएंगे, इस तरह से रिब्स के अंदर, आपको रिब्स के बीच में इस तरह के नज़र आएंगे। सो रिब्स के बीच में अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो अगर ये इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैसा शेप हो जाएगा, पहले हमारा इस तरह का शेप था, ये पहला वाला पोजीशन था। उसके बाद क्या होगा, स्टर्नम तो एज इट इज़ रहेगा इस तरह का, लेकिन अभी जो रिब्स होंगे ये भी एक्सपांड करने लगेंगे। पहले आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा यहाँ तक नॉर्मल शेप में प्रेजेंट था रिब्स, अब क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह के रिब्स में, ये कैविटी में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये भी इस तरह का एनलार्ज हो गया। मतलब यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट थे, इंटरकोस्टल मसल, ये कैसे हो रहे हैं, ये एक्सपांड कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे ही ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो आपको ये एरिया भी क्या मिलने लगेगा, ये भी इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ भी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो गया। सो वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद ये वॉल्यूम कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, मतलब डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड में। जैसे कि आप मान सकते हैं अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम आगे थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा, मतलब आगे थोड़ा सा आ जाएगा। ये अगर आगे थोड़ा सा आ रहा है तो ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो अंदर क्रिएट हो रहा है, ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ये डोर्सो वेंट्रल, मतलब वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में जो वॉल्यूम है वो आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो फाइनली ये जो थोरासिक कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा इसके बाद क्या होगा, रिब्स एंड जो स्टर्नम्स होते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम ये लिफ्ट होंगे। ओके, मतलब आगे आ जाएंगे, रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट्स अप। अगर ये आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली इंक्रीज हो जाएगा किसमें, वॉल्यूम में, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी। अगर थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या होगा, पल्मोनरी कैविटी का भी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जानते हैं थोरासिक कैविटी में अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली कहाँ नज़र आता है, पल्मोनरी कैविटी में नज़र आ जाता है।
सो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डायफ्रागम अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये फाइनली जो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है ये डोर्सो वेंट्रल ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज़ कराता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये आपके वॉल्यूम इंक्रीज़ कराते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। सो फाइनली ये जो थोरासिक कैविटी है, फाइनली जो थोरासिक कैविटी था इसका वॉल्यूम क्या हुआ, थोरासिक कैविटी का जो वॉल्यूम था ये हमें इंक्रीज़ मिला। अगर थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो ये फाइनली कौन से कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, डेफिनेटली ये पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। और आप समझ सकते हैं अभी कि पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ का प्रेशर कैसा आपको मिलेगा, प्रेशर वहाँ का आपको कम मिलेगा। कम किससे मिलेगा, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कम मिलेगा, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होगा, मतलब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि ज़्यादा है वहाँ से एयर फ्लो हो जाएगा लंग्स के अंदर। तो ये था इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंटर होता है, और किस तरह से ये एंटर हो रहा है, ये वॉल्यूम को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, और पल्मोनरी प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ हो रहा है एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर से लेके लंग्स में ये मूवमेंट कर रहा है। सो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सो यहाँ पे आप एक बार और हम स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या हो रहा था, डायफ्रागम कैसा हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा था, वॉल्यूम थोरासिक चैम्बर का इंक्रीज़ हो रहा था एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, जो रिब्स एंड स्टर्नम्स होते हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, थोड़ा सा खींचने लग जाते हैं। सो ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है थोरासिक कैविटी का, कौन से एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। और इसके बाद क्या होता है, ओवरऑल थोरासिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होने लग जाता है। उसके बाद क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लग जाएगा, और पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। स्लाइटली डिक्रीज होता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होंगे वो कहाँ ट्रैवल करने लगेंगे, पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर ये ट्रैवल करने लग जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इंस्पिरेशन बोल देते हैं। सो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ तक हमने डिस्कशन किया है इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन में आप देख सकते हैं ये जो डायफ्रागम है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मतलब थोड़ा सा फ्लैट शेप आपको ये नज़र आएगा। यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट हैं, रिब केज प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर फ्लैट हो रहा है तो सबसे पहले ये एक्सिस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करा रहा है। उसके बाद अगर स्टर्नम और रिब्स ये राइज हो रहे हैं किसके वजह से, इंटरकोस्टल मसल की वजह से, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इसका वॉल्यूम इंक्रीज करा रहे हैं। और फाइनली एयर क्या हो रहा है, एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स, एयर लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है। इसी तरह से इंस्पिरेशन होता है। दूसरा हम अभी बात करेंगे इस पर्टिकुलर दूसरा हम बात करेंगे एक्सपिरेशन के बारे में। सो अगर एक्सपिरेशन के बारे में हम बात करें तो इंस्पिरेशन का ये क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, या फिर ये क्या होगा, टोटल ऑपोजिट होगा। तो सबसे पहले जो डायफ्रागम पहले क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। अब ये डायफ्रागम क्या हो जाएंगे, मतलब मान लो इस तरह का डायफ्रागम था, अब ये डायफ्रागम क्या हो जाएगा, अगेन नॉर्मल शेप में आ जाएगा। नॉर्मल शेप में आएगा मतलब ये डोम शेप में आ जाता है। सो डायफ्रागम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये डायफ्रागम बनाया, डायफ्रागम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स स्टेट में ये कैसा रहता है, डोम शेप का रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जो इंटरकोस्टल मसल के बारे में हमने देखा था, सबसे पहले क्या हुए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे इस तरह से, और इसका वॉल्यूम क्या है, ये इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, ये जो मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे, और मसल रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, ये वॉल्यूम जो कि पहले इतना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा था, अब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस तरह का डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। ये वॉल्यूम डिक्रीज़ कौन से एक्सिस में हुआ है, ये डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल, ओके, जो इंटरकोस्टल मसल हमने देखा था, इंटरकोस्टल मसल भी अगेन क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। सो इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्रागम दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, थोरासिक वॉल्यूम यहाँ पे आपको कम नज़र आएगा। थोरासिक वॉल्यूम अगर कम हो रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा किससे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा स्लाइटली। तो इसके वजह से क्या होगा, एयर जो भी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है ये बाहर चले जाएंगे।
सो एक बार इसका जो स्टेप्स है उसको अगेन हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा था, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसका हो रहा था, डायफ्रागम का हो रहा था, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि रिब्स में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उस मसल में रिलैक्सेशन हो रहा था। ओके, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरकोस्टल मसल। ओके, सो इंटरकोस्टल मसल हो गया। इसके बाद क्या हो रहा था, डायफ्रागम एंड जो स्टर्नम थे, डायफ्रागम एंड स्टर्नम दोनों क्या हो रहे थे, अपना शेप गेन कर रहे थे, नॉर्मल शेप में आ रहे थे। नॉर्मल शेप में आने के बाद क्या हो रहा था, इनमें रिड्यूस हो रहा था थोरासिक वॉल्यूम। अगर थोरासिक वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम आपको रिड्यूस नज़र आएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब पल्मोनरी प्रेशर जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। पल्मोनरी प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो अब क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो फिगर है इसको आप अभी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस फिगर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार, कि यहाँ पे दिया हुआ है, अभी देखो ये जो डायफ्रागम है ये रिलैक्स हो गया, मतलब ये डोम शिफ्ट हो गया। डोम शिफ्ट हो गया तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी ये डिक्रीज हो गया। उसी तरह से रिब्स क्या हो गए, रिब्स एंड स्टर्नम ये भी अगेन अपने नॉर्मल शेप में आ गए हैं। और फाइनली ये जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वॉल्यूम इतना ज़्यादा था, अब क्या हो गया है, ये वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कम नज़र आएगा। तो जो एयर होगा हाई प्रेशर में है लंग्स के अंदर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जो एयर है क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा। तो ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने नोट कॉपी में बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बस समझने के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कभी भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके नीट में या किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, तो उसमें भी सिर्फ आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको यहाँ पे मैच करना होगा। ओके, सो यहाँ पे एक्सपिरेशन के कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिखे हुए हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं सो दैट कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद क्या होता है, डायफ्रागम एंड स्टर्नम दोनों क्या होते हैं, ओरिजिनल शेप में रिटर्न कर जाते हैं। तो ओरिजिनल शेप में आने के बाद जो रिडक्शन होता है थोरासिक वॉल्यूम में, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम में भी रिड्यूस हो जाएगा। और फिर पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो स्लाइटली ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और क्या हो जाता है, गैस जो भी गैशियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिस प्रोसेस को कि हम एक्सपीरेशन बोल देते हैं। सो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसको छोड़ के और एक दो पॉइंट जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम है या पल्मोनरी प्रेशर है, इसको आप कुछ रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मसल्स जिसके बारे में कि हमने देखा था, जैसे कि हमने एब्डोमिनल मसल के बारे में देखा था। फॉर एग्जांपल आप जब यहाँ पे योगा करते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, रैपिड ब्रीदिंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली ब्रीदिंग होने लगता है। मोस्टली योगा करते टाइम आप वॉल्यूंटरीली कंट्रोल करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा एयर अंदर लेके जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। सो पल्मोनरी वॉल्यूम को रेगुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम एडिशनल मसल। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल मसल हो गया, और कुछ मसल्स होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, उनका भी हम यूज़ ले सकते हैं। सो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। एक तो ये है कि थोरासिक वॉल्यूम जो नॉर्मली लंग्स और थोरासिक चैम्बर क्रिएट करते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वो इंक्रीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करा सकते हैं यूजिंग सम अदर मसल्स लाइक एब्डोमिनल मसल्स। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो एक्सपिरेशन है इंस्पिरेशन है किस तरह से होता है इसका मैकेनिज्म। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में। एक्सपिरेशन अगर कर रहे हैं तो कितना एयर हम बाहर छोड़ रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो जनरली कितना एयर हम अंदर लेके आते हैं। ये सारे वॉल्यूम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि फर्दर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।